बेटा क्या पढ़ रहे हैं आज? यूनिट कन्वर्जन। कल का लेक्चर आ गया आप लोगों के पास है ना? उसको ग्रुप में देखना ना। ग्रुप में आ गए बेटा, ग्रुप में आ गए। मैं खुद ही डाला हूँ, मैं खुद ही भेजा हूँ। देखो 11th ग्रुप में देखो। आ गया? अरे देवेंद्र नगर बैच का तो ग्रुप है ये, जिसमें राज सर का भी एक लेक्चर अपलोड हुआ है कोऑर्डेटा का। है? और आप लोगों को दिखा? किसी को दिखा क्या? अभी मैम को बोल देना है ना क्लास के बाद। ग्रुप कौन सा तुम लोग का? दोनों लेक्चर मैंने डाल दिए हैं। चलो आज देखेंगे हम यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन देखेंगे बेटा। अब इसमें आप लोगों को समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऐसा पूरा लिख लेंगे एक मिनट, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये इक्वेशन के जैसे लिखेंगे। किस इज इक्वल टू, है ना, किसके बराबर दिख रहा है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है क्या? है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। मैग्नीट्यूड जो होता है ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। देखो अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन था। वन टाइप क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड अनदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। आगे जब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस में फिजिकल क्वांटिटीज टू होती है, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। आ रहा है क्या समझ में? तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। समझ में आया? और मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास लिख रहा हूं 10 kg, ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गई मास की यूनिट। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्लियर है क्या? लेकिन मास में कोई डायरेक्शन होता है क्या? 10 kg टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? अपन नहीं बोलते हैं ना। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है, इसलिए मास स्केलर है। क्या है? स्केलर। समझ में आया क्या? लेकिन जैसे अगर हम फोर्स लिखे, फोर्स है मान लो 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी? आ रहा है क्या समझ में? अब मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट, मतलब वो कितनी बड़ी है। आ रहा है क्या समझ में? मैग्नीट्यूड ज्यादा तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी ज्यादा। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है ना? जैसे ऑब्वियसली 10 kg बड़ा होगा
या 20 kg बड़ा होगा, कैसे डिसाइड करोगे? मैग्नीट्यूड से। कैसे डिसाइड करोगे? मैग्नीट्यूड से। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है क्या? लेकिन मैग्नीट्यूड किससे मिलके बना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। अगर मैं बोलूं एक है 10 और एक है 20, कौन बड़ा है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर मैं बोलूं 10 kg और 20 ग्राम, अब बोलो कौन बड़ा है? 10 kg। कैसे पता चला? ये दोनों के मल्टीपल से। किसे पता चलेगा? हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला के ही आपको समझ में आएगा कि किसका अमाउंट ज्यादा है। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या? सो मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब हम क्या सीखेंगे अभी? यूनिट कन्वर्जन। मतलब एक यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ वैल्यू है, ठीक है? उसी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे यूनिट में क्या वैल्यू होगी? उसी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे यूनिट में क्या वैल्यू होगी? बोलो क्लियर है? इसी को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। जैसे अगर मैं बोलूं 10 kg इज हाउ मच ग्राम, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू केजी में कितनी है? 10, तो ग्राम में कितनी होगी? तो ये क्या हो गया? यूनिट कन्वर्जन। आ रहा है समझ में? तो यूनिट कन्वर्जन में हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू किसी पर्टिकुलर यूनिट में आपको पता है, तो दूसरे यूनिट में सेम वैल्यू है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी, ये हम कैसे निकालेंगे? थ्रू यूनिट कन्वर्जन। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? इसके लिए हम यूज करेंगे कि बेटा चाहे कोई भी यूनिट हो, चाहे कोई भी यूनिट हो, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब चाहे मैं शुगर का 1 kg बोलूं, चाहे 1000 ग्राम बोलूं, यूनिट में अलग अलग यूज कर रहा हूं, अमाउंट तो मेरे को सेम मिलेगा ना। मैं बोलूं 1 किलो शक्कर दो तो भी क्या मिलेगा? सेम। 1000 ग्राम शक्कर दो तो भी क्या मिलेगा? अमाउंट क्या मिलेगा? सेम। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर हो रहा है पॉइंट? चाहे लेंथ 10 मीटर हो, चाहे लेंथ 1000 सेंटीमीटर हो, दोनों का अमाउंट क्या होगा? सेम। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? इसका मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि यूनिट चेंज कर दोगे, है ना, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा अगर अमाउंट वही है तो। अगर मैग्नीट्यूड वही है तो समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे 1 kg शुगर चाहिए तो मैं उसको ग्राम में मांगूंगा, ठीक है, तो उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बस सेम रहना चाहिए। मतलब 1 kg किसके बराबर होगा? हमेशा 1000 ग्राम के। तो अगर मैं ग्राम में बोलूंगा तो 1000 ग्राम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1000 ग्राम। आ रहा है समझ में? तो चाहे मैं 1 kg बोलूं, चाहे 1000 ग्राम बोलूं, दोनों का मतलब क्या है? सेम। आ रहा है क्या समझ में? लेकिन 1 बोल के या 1000 बोल के काम नहीं चलेगा। मुझे पता होना चाहिए कि मैं 1 किस यूनिट में बोल रहा हूं और 1000 किस यूनिट में। ऐसा मैं नहीं लिख सकता कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 kg। ये बराबर होगा क्या? नहीं। बराबर कब होगा? जब ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा? सेम। ये दोनों का मल्टीपल मिला के क्या होगा? सेम। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड उतना ही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का मल्टीपल क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब अगर मैं ये बराबर ये लिख रहा हूं, मतलब 1 इंटू kg इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 इंटू kg इज इक्वल टू 1000 इंटू, ये मल्टीपल एक दूसरे के बराबर होगा। 1 इंटू kg इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, 1000 इंटू ग्राम इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूनिट कौन सी यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? क्या चेंज हो रहा है बताओ? यूनिट चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चेंज हो रहा है? आ रहा है क्या समझ में? लेकिन दोनों का मल्टीपल क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है? और एक चीज नोटिस करो, केजी बड़ी यूनिट है, मास की छोटी यूनिट है? बड़ी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है।
यहां देखो ग्राम छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लार्ज। आ रहा है समझ में? क्योंकि दोनों साइड बैलेंस करना है तो एक क्वांटिटी बड़ी है तो दूसरी छोटी होना पड़ेगा, ये बड़ा है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, छोटा। अगर दोनों बड़े हो जाएंगे तो ये और ये एक बराबर कैसे होंगे, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ये रहेगा कांस्टेंट, ये n इनटू यू, n में क्या ले रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या ले रहा हूं यूनिट, n इनटू यूनिट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? चाहे आप कोई भी यूनिट चूज करो, अगर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा है तो n इनटू यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं है बेटा? पक्का? अब अगर n इंटू यू कॉन्स्टेंट है तो हम बोल सकते हैं क्या, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। कॉन्स्टेंट को हटा के क्या लाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अब ये नीचे आएगा सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब एक क्वांटिटी बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगी, यूनिट स्मॉल होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज होगी। समझ में आ रहा है ये? जैसे मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर भी उतनी ही लेंथ है और 100 सेंटीमीटर भी उतनी ही लेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है दोनों ही केस में सेम है। तो देखो यहाँ मीटर बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर के कंपैरिजन में, तो मीटर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्मॉल है और सेंटीमीटर क्योंकि छोटी यूनिट है उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है, लार्ज है। लेकिन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम, दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है? मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिखेंगे। while नोट पॉइंट लिखेंगे, while conversion from one set of units, while conversion from one set of units to the other, while conversion from one set of units to the other, comma, the magnitude of the physical quantity remains unchanged. The magnitude of the physical quantity remains unchanged. मतलब अगर हमको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है और हमको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो हम मैग्नीट्यूड को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है पॉइंट? और मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिखेंगे, दैट इज n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। n से मैं किसको डिनोट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और u से मैं डिनोट कर रहा हूं किसको, यूनिट को। बोलो क्लियर है क्या? और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u लिखेंगे। इट मीन्स, ऐसे एरो करके लिखेंगे, इट मीन्स इफ यूनिट इज लार्ज then numerical value will be small. It means if the unit is large then numerical value will be small, और vice versa। vice versa समझते हैं ना आप लोग? इसका उल्टा, दैट इज अगर यूनिट स्मॉल होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, लार्ज। ठीक है क्या? क्लियर है? बेटा क्लियर हो गया?
अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो दो सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। फर्स्ट सिस्टम में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और यूनिट है u1, ठीक है। सेकेंड सिस्टम में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और यूनिट है u2, ठीक है। तो क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n1 बाई n2 इज इक्वल टू u2 बाई u1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो अगर यहाँ n1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग u2 रहेगा, अगर यहाँ n2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग, ये समझ में आता है ना। प्रोपोर्शनलिटी को कैसे करते हैं समझ में आता है बेटा, पक्का। अगर ऐसा रहता n प्रोपोर्शनल टू u रहता तो हम क्या लिखते हैं, n1 बाई n2 इज इक्वल टू u1 बाई, डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ऐसा करते हैं। ये सबको आता है पक्का। इनवर्स रिलेशन में ऐसे ही करते हैं। इनवर्स रिलेशन है मतलब n1 है उसके डायगोनली अपोजिट में u1 आएगा और n2 है तो उसके डायगोनली अपोजिट में u2 आएगा। ये क्लियर है सबको, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इससे देखो, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, देख लो इधर। अगर आपको n1 पता है, u1 पता है, u2 पता है और n2 निकालना है तो निकाल सकते हैं, है ना। कोई भी तीन चीज पता है, चौथी निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं। लिख लो इसको। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, u1 क्या है, न्यूमेरिक है ना, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम एंड u2 इज द यूनिट इन सेकंड सिस्टम। समझ में आ रहा है ये? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ क्या, पक्का? ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन एक बनाते हैं, मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity in CGS system, question mark, find value of acceleration due to gravity in CGS system। फिर लिखोगे given value of acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity in SI system is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाम से ही समझ में आ रहा है मीटर कौन से सिस्टम से लिंक्ड है, SI। MKS भी है लेकिन अब हम MKS की जगह क्या बोलेंगे, हमेशा SI। समझ में आ रहा है? सो SI सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू CGS सिस्टम में चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो अब समझ लेते हैं। सो ये किससे रिलेटेड हो गया टॉपिक, यूनिट कन्वर्जन से। किससे रिलेटेड है? एक सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, आपको दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। बोलो क्लियर है? सो हम यूज करेंगे यूनिट कन्वर्जन। दैट इज फर्स्ट सिस्टम है SI सिस्टम जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता है 9.8। देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन SI सिस्टम एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन SI सिस्टम। तो इसको मैं n1 से डिनोट कर रहा हूं, तो n1 है 9.8 और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज u1, मीटर पर सेकेंड, दैट इज SI सिस्टम की यूनिट।
फर्स्ट सिस्टम की यूनिट क्या होगी, यू है, समझ में आ रहा है। सेकेंड सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता नहीं है, क्योंकि देखो अगर एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं जी से डिनोट कर रहा हूं, उसकी यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में मीटर मतलब लेंथ की जगह क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, तो यहां क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगी। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी ग्रेविटी की, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है और सीजीएस सिस्टम की यूनिट हमको पता है, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से हमने फाइंड कर लिया, समझ में आया क्या। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमसे पूछ क्या रहा है, दैट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही पूछ रहा है ना, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस में बताना है, सीजीएस में। आ रहा है क्या समझ में। दैट इज आपको n1 पता है, u1 पता है, आपको n2 निकालना है और u2 पता है। बोलो क्लियर है कि आपको क्या फाइंड करना है, n2। ये क्लियर हो गया क्या, ठीक है, लिख लो बेटा यहां तक। बेटा स्टूडेंट एक बैठी थी ना, 12th की थी क्या, ये लोग पूछे भी नहीं मैम लोग। .8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है हमेशा समझो, या तो आप एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करो सीजीएस में, या तो आप सीजीएस को करो एसआई, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बस चाहिए, मतलब यूनिट्स दोनों साइड से क्या होना चाहिए, कैंसल। कैंसल तभी होगी जब दोनों को एक बराबर कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हमको तो सिर्फ अब न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है क्या। तो क्या करना चाहिए, चलो मैं कर रहा हूं एसआई को सीजीएस में, मतलब मुझे मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा 9.8 इंटू व्हाट इज 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, तो वही रहेगा, टाइम के लिए तो सेकेंड ही रहेगा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू n2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, अपने को दोनों साइड में सेम यूनिट मिल गई, दोनों क्या हो जाएगी, कैंसल। 9.8 इंटू 100 कितना आएगा, 980, मतलब n2 कितना आ गया, 980। समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब सीजीएस में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 980, और एसआई में कितना होगा, 9.8। तो जब आप एसआई में लिखोगे तो क्या बोलोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में क्या बोलोगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, लिख लो। तो हमेशा हमको ऐसे ही करना है, ठीक है क्या। फैजान क्लियर हुआ, लिखो इसको, क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, हाँ देख लो। दूसरे तरीके भी इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। ये वाला सबको समझ में आ गया, कैसा यूनिट कन्वर्जन करना है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कन्वर्ट 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू केजी
पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू केजी पर मीटर। पर बोल रहा हूं, पर के बाद जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में। चलिए कन्वर्ट करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे। सॉल्व करके तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी, अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए खुद से। चलिए पिछले बार हमने सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट किया था, या सॉरी एसआई को सीजीएस में। अब उल्टा करके समझा दूंगा मैं आपको, दोनों से कर सकते हैं। बेटा कितना आ रहा है? 100 kg पर मीटर क्यूब आ रहा है। ये आ रहा है, मैक का भी आ रहा है, अथर्व का आगे शाश्वत, आगे इधर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। चलो टाइम हो रहा है बेटा। और किसी का है? कितना आ रहा है? चलो ठीक है, अब समझो फिर से इसको। फर्स्ट सिस्टम में ले रहा हूं, चलो सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, जिसमें N1 दिया है 1000 और U1 दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही है ना U1? ये किसकी यूनिट है बता सकते हैं? ये बेटा ये ओवरऑल किसकी यूनिट है? किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? डेंसिटी की। किसकी? कैसे पता चलेगा? देखो, ग्राम किसकी यूनिट है? मास की, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब, लेंथ का क्यूब। सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ। लेंथ का क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताया जा रहा है आपको? डेंसिटी की। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है ना? तो चलो, सो फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, जिसमें N1 is 1000 and U1 is ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड सिस्टम इज एसआई सिस्टम, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है और यूनिट जो है सेकेंड सिस्टम की एसआई सिस्टम में केजी पर मीटर। ये क्या? फिर से हम क्या यूज करेंगे? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये यूज करेंगे। N1 कितना है? 1000। U1 कितना है? ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर का क्यूब, या इसको सीसी भी लिखते हैं, हमने देखा था। इज इक्वल टू N2 आपको निकालना है और ये हो जाएगा किलोग्राम अपॉन में मीटर का क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? बोलो, एसआई को सीजीएस में किया था कि सीजीएस को एसआई में? एसआई को सीजीएस किया था। अब इस बार उल्टा करते हैं, सीजीएस को किसमें करते हैं? एसआई। कहने का मतलब है दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो, 1000 अपनी जगह है, ठीक है। ग्राम, ग्राम मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम इज हाउ मेनी किलोग्राम? 10 to the power -3, होगा कि नहीं भाई? 1 kg इज हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम। ऐसा लिखते हैं कि नहीं? देखो, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg लिखते हैं।
तो 1 ग्राम कितना केजी होगा बेटा? 1/1000 केजी। ये 1000 मतलब 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। बोलो क्लियर है क्या? सो 1 ग्राम की जगह में, ये ग्राम है मतलब 1 ग्राम है, 1 की ग्राम की जगह क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -3 केजी। समझ में आ रहा है ये? अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो देखो समझ लो 1 सेंटीमीटर क्या होता है बोलो? सेंटी को हटा के क्या लिखूंगा 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर? 10 की पावर -2 मीटर के बराबर। ये क्लियर है क्या? पक्का? या ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये तो सबको आता है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। ये 100 मतलब 10 की पावर 2, ये ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर -2। तो लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज 10 की पावर -2 मीटर। लेकिन यहां पर है सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये मीटर क्यूब में कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ 10 की पावर -2 मीटर इंटू एक और 1 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 मीटर इंटू एक और 1 सेंटीमीटर की जगह फिर से 10 की पावर -2 मीटर। ऐसे लिखेंगे तब जाके ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। ये पूरा क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ पर क्या करना है सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर होता, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर होता तो मैं इसको हटा के सीधा सीधा 10 की पावर -2 कर देता और सेंटीमीटर लिख देता, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का क्या है क्यूब है। तो मेरे को देखना पड़ेगा सेंटीमीटर का क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि मुझे पहला काम ये करना है कि यूनिट को या तो सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है या तो एसआई से सीजीएस। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब होता क्या है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आप 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 3 बार क्या होना चाहिए मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -2 क्या हो गया 10 की पावर -6 मीटर इंटू मीटर क्या हो गया मीटर क्यूब। तो क्या बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? नहीं है? आगे तो यहां से सेंटीमीटर क्यूब बोलूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही मतलब है। इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा सीजीएस को हम एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये लिखूंगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब बराबर n2 केजी पर मीटर। समझ में आया क्या सबको? पक्का? तो यहां से देखो दोनों साइड की यूनिट सेम हो गई, यहाँ भी केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ भी केजी पर मीटर क्यूब। बचेगी क्या सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बचेगी न्यूमेरिकल वैल्यू। लिख लो इतना। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है तो फिर से पूछ लेना। बेटा बताओ पक्का? इधर तो यहां से देखो केजी और मीटर क्यूब कैंसर। अब यहाँ क्या बचा देखो 10 की पावर -3, नीचे क्या में क्या बचा -6, नीचे में क्या दोनों को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा या एक काम करो 10 की पावर 3 ये 1000 है मतलब 3
3 और -3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा -6, -6 ऊपर जाके +6, तो अल्टीमेटली n2 कितना आ रहा है 10 की पावर 6, कितना आ रहा है 10 की पावर 6। समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 kg पर मीटर। ठीक है क्या? लिख लो। शाश्वत समझ में आया? तुम लोग क्या किए थे गड़बड़? हाँ वह कैसे हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलता तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये होता ना। क्लियर है क्या? तो हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सब लिख लियो आप लोग। अब इसको थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि मैंने उल्टा किया तो जो ये वाला चीज ज्यादा आपको इजी रहेगा कि अगर मैं इसको सीधा किस में कन्वर्ट कर दूं CGS में, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगा ना। चलो दूसरा ऑल्टरनेट मेथड करते हैं। देखो ऑल्टरनेट मेथड फिर से क्या दिया है 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज N2 kg पर मीटर क्यूब। इसके पहले अभी मैंने क्या किया था, CGS को SI में किया था, मैं SI को CGS में करता हूं। सो 1000 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 तो है ही, kg मीन्स 1 kg, 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम 1000 ग्राम आ रहा है क्या, अपॉन मीटर का क्यूब है उसको किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, किस में कन्वर्ट करना है, आ रहा है क्या समझ में। और हमको पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर क्यूब क्या होगा बेटा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर ये होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये होगा क्या। सो 1 मीटर क्यूब की जगह मुझे मैं ये लिख सकता हूं 1 मीटर क्यूब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो जब भी मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखूंगा तो हर बार 100 में लिखूंगा, तो 1 मीटर की जगह एक बार 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर को फिर से सेंटीमीटर करना, क्योंकि मीटर क्यूब है उधर सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो इधर हर मीटर को हर सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, अगेन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, अगेन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज 1 मीटर क्यूब, इधर 100 इंटू 100 इंटू 100 इज 10 की पावर 6, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख सकते हैं क्या 1 मीटर क्यूब इज 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 और ये 1000 क्या हो गया कैंसर, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया कैंसर, N2 इधर है 10 की पावर 6 इधर जाएगा तो ये 10 की पावर 6 ही रहेगा। सो N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? बेटा कुछ डाउट है आपको? पक्का? इधर किसी को बेटा क्लियर हुआ? ठीक है क्या? अगर आपको नहीं पता कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी मीटर क्यूब, तो फिर से N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 लगा दो, वैसे निकाल सकते हैं।
फिर से मुझे n1 कितना दिख रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज u1, u2 इज मीटर क्यूब, n2 निकालना है, n2 निकालना है तो n1 u1 बाई u2 कर दो, ये u2 नीचे आ जाएगा। n1 कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन u2 कितना, u2 क्या है मीटर क्यूब मतलब मीटर इंटू मीटर आ रहा है क्या समझ में? अब आपको क्योंकि वैल्यू किस में चाहिए बेटा, सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी मीटर क्यूब, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मीटर की जगह सेंटीमीटर और मतलब यहाँ 100 और 100 कर सकते हो, तो यहाँ से भी इंटू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी n2 कितना निकल जाएगा 10 की पावर -6, वो वाला निकला, ये वाला n2 नहीं, ये वाला n2 तो ओवरऑल आंसर है, वो वाला क्या निकला है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी मीटर क्यूब, सो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। उसका फिर से मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या पॉइंट? कुल मिला के एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो या तो मीटर को सेंटीमीटर। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर कहीं अटक रहे हो, मन में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। बेटा क्लियर है? इधर आपको आदि क्लियर है सबको? पक्का? तो करना क्या है हमको, किसी भी फॉर्मूले को हमेशा किस टर्म में लिखना है, जैसे मैं न्यूटन बोल दिया तो न्यूटन में नहीं सॉल्व कर सकते आप, कन्वर्जन नहीं कर, उसको किसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में। किसमें? फंडामेंटल यूनिट्स के, उसके बाद फिर यूनिट कन्वर्जन होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स पता होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट्स ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे चलो क्वेश्चन बनाते हैं। 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन, 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन। न्यूटन क्या है समझ लो, अभी अपन आगे नहीं पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे फोर्स। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। और डाइन क्या है? फोर्स की सीजीएस यूनिट। फोर्स की क्या है? सीजीएस। आ रहा है क्या समझ में? लेकिन क्या ये प्रॉपर एसआई यूनिट और प्रॉपर सीजीएस यूनिट है क्या? नहीं। मैं प्रॉपर कब बोलता हूं? जब भी हम यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स के फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फंडामेंटल यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तभी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। समझ में आ रहा है? न्यूटन बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसकी रेसिपी या इसका कंटेंट क्या है, इसको आपको किसमें लिखना पड़ेगा, किस टर्म में लिखना पड़ेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। बोलो क्लियर है? अब वो मैंने आपको सिखाया है, बताया है, बनाओ चलो, दिमाग लगाओगे। 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन, हाँ बेटा याद है क्या आप लोगों को? तो याद वाला नहीं, आपको बना के लाना है। याद तो मेरे को भी है, हाँ बना के पूरा। कितना आ रहा है? मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर अगर आपको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में उसको लिखना है तो आपको एक तरीका या तो आपको सीधा पता होना चाहिए, या तो दूसरा तरीका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स किससे किससे मिलके बना है? मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये होता है फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे पता है मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल से फोर्स बना है, तो मास और एक्सेलरेशन की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी यूनिट मिल जाएगी? फोर्स की। बोलो क्लियर है?
तो अगर मैं एसआई यूनिट के टर्म में लिखूं तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन से कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो हमेशा यूनिट को आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए, इसका किससे किससे मिलके बना है। इसमें मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जब भी ऐसे टाइप की कुछ यूनिट दे तो आपको इसको फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। बोलो क्लियर है? तो अब मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, 1 न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा? 1, क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट है और ऐसा यूनिट में मैं मास की जगह केजी लिखूंगा, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखूंगा। न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। अब ऑब्वियसली डाइन भी किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो उसका कंटेंट तो वही रहेगा, मास होगा और एक्सेलरेशन ही होगा। लेकिन डाइन सीजीएस यूनिट है तो सीजीएस यूनिट में हम मास के लिए क्या लिखते हैं? ग्राम। सेंटीमीटर की जगह, मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो डाइन की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखो मेरा मेन क्वेश्चन क्या है? 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन, ये क्वेश्चन है मेरा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। मुझे इसको फंडामेंटल यूनिट की के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज हाउ मेनी। तो सपोज इट इज N2 डाइन। डाइन की जगह क्या लिखूंगा? तो केजी की जगह यहां क्या लिखना चाहिए? ग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो मैं क्या पूछना चाहता हूं, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? पॉइंट समझ में आया बेटा? अब फिर से अपना वही सिस्टम, ये क्या आ गया? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। So this is N1, this is U1, this is N2, N2 फाइंड करना है, this is U2। अब क्या करते हैं अपन? किसी भी एक को हम या तो SI को CGS में कन्वर्ट करेंगे या तो CGS को SI। यही है ना सिस्टम, ठीक है? क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व करके आ रहा है ना? गुड। चलो, सो 1 न्यूटन, न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी, है ना? तो चलो एक काम कर रहा हूं मैं, SI को CGS में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसमें? SI को CGS। तो किलोग्राम की जगह क्या लिखूंगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह क्या लिखूंगा? 1000 ग्राम इंटू मीटर, मीटर मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होगा ऐसा ही? क्लियर है सबको? अब दोनों साइड यूनिट क्या हो गई? सेम, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर कैंसल। ये हो गया 1000 मतलब 10 की पावर 3, ये हो गया 100 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, ये आ गया N2। जब भी ऐसा होता है पावर ऐड हो जाता है, 3 + 2 5। तो N2 कितना आ गया? 10 की पावर 5। बोलो क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन। समझ में आया क्या बेटा? पक्का? बेटा इधर आदि, आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ कि डाइन भी अल्टीमेटली किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स तो चाहे सीजीएस में हो चाहे एसआई में हो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा ना। तो मास को अपन, है ना, तो डाइन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, बट ये एक नाम है बस। लेकिन ये किससे किससे मिलके बना है वो आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा ना। मास की जगह क्या लिखते हैं सीजीएस में? ग्राम। और जैसे एसआई में एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सीजीएस में मीटर की जगह क्या लिखोगे? सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। अभी समझ में आया?
कंटेंट नहीं चेंज होगा बेटा, यहां भी मास है, चाहे एसआई में हो चाहे सीजीएस में, मास है तो मास है, लेंथ है तो लेंथ है, टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर ही होगा। क्लियर है क्या पॉइंट? चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। One joule is how many arc? One joule is how many arc? जूल बेटा वो अपने को याद है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट यहाँ यूनिट कन्वर्जन का सिखा रहा हूँ, है ना। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग। अब ध्यान देंगे, जूल हो या अर्ग हो, ये किसकी यूनिट है? एनर्जी। किसकी यूनिट है? आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? अब जूल और अर्ग से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको उसका इंग्रेडिएंट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको किस टर्म में लिखना पड़ेगा? फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट अलग होगा, पोटेंशियल का अलग होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का अलग होगा, ऐसा नहीं है। सभी एनर्जी का नेचर सेम, इसलिए सभी एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी? सेम। तो किसी भी एक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, जो शायद आपने 9-10 में पढ़ा है, उससे आप यूनिट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv²। उसे निकाल सकते हो? आपको अगर इस टाइप का पता है बेटा, तो मैंने क्या सिखाया है कि आपको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, मैं इसको बना दे रहा हूं। कोई है जो ट्राई कर रहा है? चलो ट्राई करो। वन जूल इज हाउ मेनी अर्ग, ये पूछ रहा हूं मैं, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जूल और अर्ग दोनों किसकी यूनिट है? एनर्जी की। चाहे कोई भी एनर्जी हो, आपका किसी भी एक एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उससे यूनिट निकाल लेंगे, क्योंकि सभी एनर्जी का फॉर्मूला की यूनिट सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल होगी। ठीक है, चलो अपन काइनेटिक एनर्जी से ये पता करते हैं कि जो जूल है उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होना चाहिए। तो चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो? 12 mv²। ये पढ़े। अब हाफ तो सिंपली एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। बचा क्या? m। m क्या होता है बोलो? मास। और v क्या है? स्पीड। v क्या है? स्पीड। ये पता है सबको। मास की अगर मैं जूल लिख रहा हूं तो जूल के करस्पॉन्डिंग क्या होगी? ऐसा ये फंडामेंटल यूनिट किसके टर्म में लिखूंगा? एसआई यूनिट के। तो मास के लिए एसआई यूनिट क्या है बोलो? केजी। और स्पीड की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर होगा और सेकंड का भी स्क्वायर होगा। बेटा स्पीड का स्क्वायर है ना, और स्पीड है मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का स्क्वायर क्या होगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो स्पीड के स्क्वायर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। होगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी की ओवरऑल यूनिट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो? हाफ की तो कोई यूनिट नहीं है, मास की क्या होगी? केजी। और स्पीड का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। आ रहा है क्या समझ में? और इसी को हम जूल बोल देते हैं। क्या बोलते थे? जूल। कैसे आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अब समझो बेटा, समझो, खाली लिखने में मत भेड़ा करो। ये मैंने इसको जूल बोला, ठीक है। अब मैं अगर इसको अर्ग में लिखूंगा तो क्या इसका कंटेंट चेंज होगा? क्या मास ही रहेगा, लेंथ का स्क्वायर भी रहेगा और सेकंड का स्क्वायर भी रहेगा। बस इसी को मैं अगर अर्ग में लिख रहा हूं तो ये सारी वैल्यूज को सीजीएस में लिखूंगा। किस में लिखूंगा?
तो केजी की जगह क्या लिखूंगा, ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह और टाइम के स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोल दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज आर। बोलो क्लियर है। तो मैं पूछना क्या चाह रहा हूं कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये पूछना चाह रहा हूं। फिर से कौन सा आ गया, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, आगे कि नहीं? इससे नहीं आती वो फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट। बेटा मेथड में फोकस करो ना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ अभी, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, उसको सीखो पहले, ठीक है। हाफ कहाँ से, हाफ कोई यूनिट है क्या? हाफ तो एक सिंपली एक फैक्टर है, एक नंबर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको थोड़ी ना लोगे, ठीक है क्या? और अगर हाफ होगा भी तो दोनों साइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। आया? मैंने पूछा 1 जूल इज हाउ मेनी अर्क, तो अल्टीमेटली यूनिट कन्वर्जन ही तो हो रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जूल और अर्क लिखूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, तो आपको फिर इसमें इसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला पता है तो आप उससे फिर उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हो। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया? तो मुझे काइनेटिक एनर्जी से, आपको पोटेंशियल एनर्जी से भी निकालोगे, आ गया, कितना आ रहा है 10 to the power 7 आ रहा है। आप पोटेंशियल एनर्जी से भी निकालोगे तो क्या आएगा, सेम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से भी निकालोगे तो यूनिट सेम आएगी। बोलो क्लियर है पॉइंट? तो हमने फंडामेंटल यूनिट के टर्म में कन्वर्ट किया, तो हम एक्चुअल में ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमको फाइंड करना है। N2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। बोलो क्लियर है? ये हो गया N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब फिर से अपने को करना क्या है, या तो SI को CGS में करेंगे या तो CGS को SI। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। चाहे मैं 1 जूल बोलूं चाहे 10 टू द पावर 7 अर्ग बोलूं, एनर्जी उतनी ही मिलेगी, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है? चाहे मैं 100 की 1 नोट दूं या 10 की 10 नोट दूं, मतलब तो एक ही हो गया ना। तो वैसे ही चाहे मैं 1 जूल एनर्जी दूं किसी को, ये चाहे मैं 10 टू पावर 7 अर्ग एनर्जी दूं, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, अमाउंट क्या रहेगा, सेम। बेटा समझ में आ रहा है? नहीं है? अगर किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं। देखो ये पहला चैप्टर जो है ना, ये एक्चुअल में इसमें आगे की भी चीजें यूज होती है, ठीक है ना। अब एनर्जी, फोर्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो जब आप वहां आगे पहुंचोगे तो आराम से इस चीज को फिर से रिलेट कर लोगे। लेकिन ये आपने क्योंकि नहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़ा इसको डिटेल में समझाना पड़ रहा है, ठीक है। आगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो तो कितना आ रहा है देखो, 1 तो 1 ही रहेगा। ये जूल की जगह मैंने इसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखा, केजी मैं क्या कर रहा हूँ, SI को CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ। केजी की जगह क्या लिखूंगा, 1000 ग्राम। अब देखो मीटर का स्क्वायर है, तो अगर सिर्फ मीटर रहता तो 100 सेंटीमीटर लिखता, लेकिन मीटर इंटू मीटर है तो क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, वो तो है ही। ये हाउ मेनी मतलब N2 मान लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, 10 की पावर 4 और 3 कितना हो गया, पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है, 4 + 3 बोलो क्लियर है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्क। समझ में आया मेथड क्या करना है? क्योंकि N2 आपने निकाल लिया है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्क।
बेटा समझ में आ गया पक्का? किसी को कोई डाउट है? बेटा ईमानदारी से किया करो, हाँ मतलब हाँ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि डाउट हो गया। और अगर चलो फिर भी अगर शर्मा रहे हो क्लास में तो बाहर पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर in gigameter. Find the value of 1 light year in gigameter. Find the value of 1 light year in gigameter. Find the value of 1 light year in gigameter. पेज पलट रहे हैं ना सबका, पढ़ के नहीं आया मतलब। गीगा किसके लिए यूज करते हैं? प्रीफिक्स 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 के लिए क्या यूज करते हैं? मेगा। क्या यूज करते हैं? मेगा। तो आपको लाइट ईयर की वैल्यू, चलो लाइट ईयर की वैल्यू मैंने याद करने नहीं बोला था, कर लो तो ठीक है, नहीं करोगे भी तो भी ठीक है। बोलो क्या है लाइट ईयर की वैल्यू? 46 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है ना। तो रफली अपन चलो 9.5 इंटू 10 की पावर 15 ले लेते हैं। बोलो क्लियर है? रफली बोल रहा है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो इसको मैं सी से डिनोट किया हूं, तो 9.5 इंटू 10 पावर 15, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? सॉरी मीटर, क्योंकि लाइट है ना, ये लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। किसकी यूनिट है? ठीक है क्या? अब आपको चाहिए कि 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर इज हाउ मेनी गीगामीटर? इज हाउ मेनी? फिर से क्या हो गया? यूनिट कन्वर्जन। चलो बनाओ। अब फिर से वही करोगे, या तो मीटर को गीगामीटर में कन्वर्ट करो, या तो गीगामीटर को मीटर में। यही तो है ना। गीगामीटर इज ऑल्सो अनदर यूनिट, भले वो प्रैक्टिकल यूनिट है लेकिन है तो यूनिट ना, ठीक है क्या? हमको गीगामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मतलब गीगामीटर को यूनिट मान रहे हैं। कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं रखता। 10 की पावर 6 आ रहा है। 9.5 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है क्या? आ रहा है? गुड बेटा, आप लोगों का आ गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं। देखो लाइट आगे, गुड। लाइट ईयर को हमको गीगामीटर में एक्सप्रेस करना है, तो दो सिस्टम ऑफ यूनिट को रिलेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया तो पहला सिस्टम ऐसा ही मान लेते हैं जिसमें हमको वैल्यू पता है। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई सिस्टम, जिसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। कितनी है? 9.5 इंटू 10 की पावर 15। U1 भी पता है, क्या है? मीटर। U1 भी पता है, क्या है? मीटर। अब सेकेंड सिस्टम, कोई भी सिस्टम का नाम नहीं है, इसको अपन कोई भी ले लेते हैं। तो सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम है गीगामीटर। सेकेंड सिस्टम में यूनिट का क्या नाम क्या है? गीगा। आ रहा है क्या समझ में?
क्योंकि आपको गीगा मीटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यूनिट क्या मानोगे? गीगा मीटर। फिर से क्या लगेगा? N1U1 इज इक्वल टू N2U। समझ में आ रहा है? ये N1 कितना है? इतना है। फर्स्ट सिस्टम नहीं दिया है कुछ भी, तो हम ऐसा ही ले लेते हैं जिसमें हमको वैल्यू याद है 9.5 इंटू 10 की पावर 15। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऐसा, इसलिए मीटर लिखा। N2 हमको निकालना है कि सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, और यूनिट कौन सी है? गीगा मीटर। समझ में आ रहा है ये? अब क्या करना चाहिए? मैं सीधा सीधा, आसान क्या है, हमको गीगा की जगह क्या लिख लेना चाहिए? 10 की पावर 9। या तो मीटर को गीगा मीटर में कन्वर्ट करो, या तो गीगा मीटर को मीटर। दोनों साइड हम यूनिट को क्या करते हैं? सेम। तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर इज इक्वल टू N2। गीगा की जगह क्या लिखेंगे? 10 की पावर 9। अभी बन गया मीटर। मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसर। 10 की पावर 9 से कैंसिल होगा, ये इधर क्या बचेगा? 10 की पावर 6। सो 9.5 इंटू 10 की पावर 6। N2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सॉरी N2 बचा है, ये कैंसिल हो गया। सो N2 इज 9.5 इंटू 10 की पावर 6। समझ में आया? सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 9.5 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 की पावर 6 गीगा। समझ में आया क्या? किसका किसका बन गया था? गुड। शाश्वत का बन गया था, फैजान का हो गया था, बेटा बन गया था। क्या नाम है आपका? विवेक का आ गया था। और किसका आ गया था? अथर्व का आ गया था, प्रणव आ गया था, इधर महक का आ गया था, और आयशा नहीं है। तो इधर आप लोगों का शिवांगी, गुड। और बेटा श्रिया, श्रिया का आ गया, शिवांगी का। और किसका आ गया था? आपका क्या नाम है? खुशी का आ गया था। इधर आशी आ गया था। आपका क्या नाम है? साक्षी का आ गया था। गुड बेटा, इधर नहीं आया था। समझ में आ गया ना? आदि क्लियर हुआ? एक्सप्रेस करना है हमको गीगा मीटर में, मतलब अब हम यूनिट क्या लेके चल रहे हैं? गीगा मीटर। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में चलना चाहिए, लेके आना चाहिए। क्लियर? या फिर देखो, आप ऐसा भी कर सकते थे सीधा, 9.5 इंटू 10 की पावर 15 है, उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 9 मीटर लिख सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूँ ना? मीटर में लिखना होगा तो 10 की पावर 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और 10 की पावर 9 मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 9 की जगह गीगा। तो ये हो गया 9.5 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 9 का प्रीफिक्स क्या है? गीगा। हटा दो इसको, गीगा। सीधा ऐसे भी आ जाता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? है ना? लेकिन यूनिट कन्वर्जन से बनाओगे तो उससे भी आ जाएगा। बेटा क्लास में अगर मैं कुछ पिछला रिलेटेड पूछूं तो पेज नहीं पलटाना चाहिए, ठीक है? आप लोग पेज पलटाने लग जा रहे हो, मतलब पढ़ के नहीं आए हो। ऐसा मत करो। अभी स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ोगे तो कैसा चलेगा? डेली का क्लास का जो भी आपका वर्क होता है उसको घर में रिवाइज करना है, ठीक है? आपको तो यहाँ सिर्फ सपोर्ट लेना है बेटा। आपको मेन जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना है कि करना मेरे को ही है। यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप बोलोगे नहीं घुट्टी पिला दो सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको, मेहनत आपको करना है। लेक्चर सबके लिए एक बराबर है, कोई अच्छा करेगा कोई पीछे रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा मेहनत है, ठीक है ना? तो ये वन वे है नहीं है, ये टू वे मेथड है जिसमें आप दोनों तरफ से ही होगा, है ना? आपका भी मेहनत लगेगी और मेरी पढ़ाई लगेगी, तो दोनों आपको और मेरे को ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे तो बस नोट्स बनते जाएगा, वो रद्दी में कन्वर्ट होते जाएगा, मतलब उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है? क्या स्क्रैप हो जाएगा वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जाके पढ़ना है, आपको नॉलेज यहाँ डालना है, कॉपी में नहीं हो तो ठीक है। एकदम लिखते तो ऐसा हो कुछ छूटे ना, जैसे एकदम जाके फुल पढ़ोगे तो लिखते हो अच्छे से तो फिर पढ़ोगे भी ना अच्छे से जाके।
और आगे बढ़ते जाएगा तो पीछे फिर छूटते भी जाएगा। अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आगे जाके रिवाइज कर पाओगे, अदरवाइज आपको फिर से नया लगेगा। आगे आगे पहुंचोगे तो पुराना भूला भूला लगेगा, ठीक है, ऐसा मत करो। तो ये हमने पहला पार्ट हमने खत्म किया। देखो इसके 3 पार्ट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम जरूर है, लेकिन इसमें 3 चीजें हम पढ़ते ही, पहला यूनिट्स, दूसरा डायमेंशंस और तीसरा मेजरमेंट। तो पहला हमने खत्म किया यूनिट, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे हम डायमेंशंस। कैपिटल में हेडिंग रहेगी डायमेंशंस। ठीक है क्या, डायमेंशंस। डायमेंशंस जो है हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसके टर्म में लिखते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन लिखना है तो आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें कुछ सिंबल, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का सिंबल लिखते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे सिंबल, सिंबल्स फॉर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, symbols for writing dimensional formula, ठीक है, symbols for writing dimensional formula। तो मास के लिए क्या सिंबल रहेगा बेटा? कैपिटल M। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है और मैंने बोला है हमको डायमेंशंस को याद है ना, आगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। उसमें हम किसका यूज करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स का। किसका यूज करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स। क्लियर है? तो मास के लिए सिंबल क्या यूज होगा? M। लेंथ के लिए यूज होगा L। टाइम के लिए यूज होगा T, ठीक है। फिर क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक। पूछना चालू करूंगा नेक्स्ट क्लास से। ए एम्पियर है ना, तो ए, ठीक है, और आई, ए और आई, ज्यादातर ये चलेगा, हो जाएगा काम, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए के यूज होता है या थीटा भी यूज होता है, ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसके लिए CD से काम चल जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए कभी कभी म्यू भी यूज हो जाता है या फिर मोल, है ना, MO है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये इनके सिंबल है। ज्यादातर MLT से ही काम हो जाता है, फिर A की भी जरूरत पड़ती है, थीटा की भी जरूरत पड़ती है। ये और ये कम यूज होगा, इसमें इसका भी यूज हो जाएगा, इसका कम होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है क्या? समझ में आया? सो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला में हम मेनली किसको यूज करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स को। मतलब एक्चुअल में उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के ही टर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन वो उसका सिंबल होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या होता है? सिंबल, ठीक है क्या? ओके कि अगर आपको ना यूनिट पता है ना, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। और डायमेंशन है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको क्या पता है? यूनिट,
तो आप उसका क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो उससे यूनिट भी लिख सकते हो, दोनों रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलो लिखना सीखते हैं अपन। चलो जैसे अगर मैं लिखूंगा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड क्या होती है बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अब डिस्टेंस के लिए क्या सिंबल यूज करो, डिस्टेंस मतलब लेंथ, एल, एल की पावर 1, एल मतलब एल की पावर 1। अब ऑन टाइम का पावर 1 है तो इसलिए टी, उसका सिंबल क्या है, टी, टी की पावर 1। आ रहा है समझ में। और इस पूरे फॉर्मूले को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, L1 T माइनस 1 लिख सकते हैं, टी ऊपर जाके। और इसको ऐसा भी लिखते हैं क्योंकि मास नहीं है इसलिए m की पावर 0, मास नहीं मतलब m की पावर 0, क्योंकि m की पावर 0 मतलब 1, 1 मतलब एक नंबर है, तो कोई डायमेंशन है क्या, नहीं है। तो m की पावर 0 मतलब मास नहीं है। आ रहा है समझ में। l की पावर 1, t की पावर माइनस। तो इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, लेंथ और टाइम। लेंथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन है, टाइम। आ रहा है क्या समझ में। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्म, समझ लो। अब इसमें ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप लिख रहे हो एम एल टी के थीटा, इसके टर्म में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्या है ये, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। आ रहा है क्या समझ में, ठीक है, क्लियर है। और ये जो पावर में होता है, फिजिकल क्वांटिटी की जो भी पावर में होता है उनको डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो 0, 1 एंड -1 आर डायमेंशंस ऑफ स्पीड। क्या है, डायमेंशंस ऑफ। कैसे लिखेंगे देखो इसको, मैं बोलूंगा राइट डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो आप देखोगे मास का पावर कितना है 0, लेंथ का पावर कितना है 1, टाइम का पावर कितना है -1। तो हम लिखेंगे 0 इन मास, 1 in length and -1 in, so these are dimensions of speed। समझ में आ रहा है क्या। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, दोनों साइड इक्वेशन के जैसे, तो इसी को डायमेंशनल इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ये पूरा इक्वेशन के जैसे ना, इक्वल के इधर और इक्वल के इधर, ये पूरा ये क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। समझ में आ रहा है क्या। फिर से L1 T माइनस 1, चाहे M0 L1 T माइनस 1 लिखूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्या है बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, स्पीड का। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है। डायमेंशंस के लिए क्या बोलूंगा, मास नहीं है तो 0 इन मास, है ना। ये नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हो, या ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। बोलो क्लियर है। या ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ स्पीड। डायमेंशंस ऑफ स्पीड मतलब है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल के जो भी पावर में होता है वही डायमेंशन होता है। वो क्या होता है, डायमेंशन। समझ में आ रहा है। और ये हो गया पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसी को मैं इक्वेशन के टर्म में लिख दिया तो बन गया डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। कैसे निकाला मैं, एक तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड को मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। दूसरा, अगर मुझे स्पीड का यूनिट पता है, मैंने बताया था यूनिट पता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। यूनिट बोलो क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए। मीटर का पावर 1 है इसलिए लेंथ का पावर 1, सेकंड मतलब टाइम का पावर 1 है तो इसे t का पावर 1 हो गया, L1 T1, L1 अपॉन T1। तो अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकते हो, और डायमेंशन पता है तो क्या लिख सकते हो, दोनों रिलेटेड है। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहां से, ठीक है क्या। तो लिखेंगे हम, क्या हेडिंग डाले थे बेटा आप लोग, क्या हेडिंग डाले हो, कुछ तो हेडिंग डाले हो ना, क्या लिख, वो तो सिंबल लिख लिया अपन।
है ना, एग्जाम्पल से ही लिखेंगे। चलो एग्जाम्पल से ही समझ रहे, ठीक है ना। पहला लिख रहे हैं हम वही स्पीड के लिए, स्पीड के लिए लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1 ब्रैकेट में, या फिर l1 t- ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है क्या। नेक्स्ट लिखेंगे हम डायमेंशंस ऑफ स्पीड। डायमेंशंस में क्या लिखेंगे बेटा, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। These are the dimensions। बोलो क्लियर है ये। लास्ट हम लिखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में इधर स्पीड लिख दिए और इज इक्वल टू लिख लिए m0 l1 t-1। समझ में आ रहा है ये, इजी है। इजी है, है ना। तो अब जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो आप अगर उसकी यूनिट जानते हो तो आप निकाल लोगे, या तो फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको कुछ फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूले आप उस फॉर्मूले को लिखो और उस फॉर्मूले को पूरी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखने की कोशिश करो। किसमें लिखने की कोशिश करो, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आप फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मास का पावर कितना है, लेंथ का पावर कितना है, टाइम का पावर कितना है, उसके हिसाब से आप इसको लिख लोगे। क्लियर हो रहा है क्या, पक्का। चलो अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर आप कुछ बनाना, ठीक है। कुल मिला के डायमेंशनल फॉर्मूला हमको फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स के फॉर्म में लिखना रहता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे अभी समझो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, फोर्स का। डायमेंशनल फॉर्मूला हमको किसके टर्म में लिखते हैं हम, अल्टीमेटली फंडामेंटल क्वांटिटीज की, है ना। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि फोर्स में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी और कैसे होगी, उनका पावर क्या है, वो न्यूमरेटर में होगी कि डिनोमिनेटर में होगी। तो फोर्स का निकालने के लिए 2-3 तरीका है। या तो सीधा मुझे यूनिट पता हो, फोर्स की यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना यूनिट। अब kg मतलब क्या है, मास, मीटर मतलब क्या है, लेंथ, अपॉन में टाइम का स्क्वायर। हो गया, मिल गया, मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे किसके टर्म में लिखना है, इनके सिंबल्स के। मास मतलब m की पावर 1, लेंथ मतलब l की पावर 1, अपॉन में टाइम का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, क्या हो गया बोलो, ये m1 l1 t-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर हो रहा है, पक्का, समझ में आया बेटा। दूसरा, अगर मान लो आपको डायरेक्ट ये नहीं पता है कि भैया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो आप इसको फॉर्मूले में स्प्लिट करो। फोर्स का कोई ना कोई फॉर्मूला आप जान रहे हो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से आप उसकी यूनिट फाइंड करने की कोशिश करो। मास की जगह क्या लिखोगे, मतलब ये क्या है, मास है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये m क्या है, मास है। तो फिर से क्या लिख सकते हो, मास मतलब m की पावर 1, लेंथ मतलब l की पावर 1 अपॉन t का स्क्वायर। हो गया कि नहीं, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट पता चल जाए, आप किसी भी तरह से उस फंडामेंटल, है ना, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में स्प्लिट कर पाओ, ठीक है, तो आपको
सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट क्यों रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए? m1 l1 t माइनस 2। इसको याद रख लो बेटा, ये आगे काम आएगा इस, क्योंकि फोर्स से बहुत सारी चीज रिलेटेड होती है ना, तो एटलीस्ट फोर्स का याद रहेगा तो बाकी चीजें निकालने में आसानी होगी। ठीक है क्या? क्या होगा? m1 l1 t माइनस 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो गया? m1 l1 t माइनस 2। कैसे निकाला वो भी लिख लो। अपने को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी की जगह मास, मीटर की जगह लेंथ, टाइम का स्क्वायर। ठीक है? और अगर आप ऐसा याद रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भी तो दिक्कत नहीं ना। ग्राम तो मास का ही होगा ना, चाहे केजी हो चाहे ग्राम हो, अल्टीमेटली ये किसके लिए है? मास के लिए। ठीक है ना? तो हमको तो मेनली ये पता करना है कि भैया यहाँ पर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप चाहे एसआई से निकाल लो या सीजीएस से निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां से भी ग्राम से भी लिखोगे तो मास, सेंटीमीटर, लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब डायमेंशंस कैसे लिखूंगा मैं फोर्स का? बोलो, डायमेंशंस कैसे लिखूंगा? 1 in मास, 1 in लेंथ, -2 in दिस आर द, ये जो पावर है 1 1 और -2, दिस आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? और डायमेंशनल इक्वेशन लास्ट में बचा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन जैसे लिखूंगा, लेफ्ट साइड में फोर्स लिख दूंगा और राइट साइड में m1 l1 t माइनस 2। हो गया? बोलो क्लियर है क्या? चलो आप लोग निकालेंगे। फाइन क्वेश्चन लिखेंगे, फाइन डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, हालांकि मैंने पहले भी बताया प्रेशर का फॉर्मूला बोलो फोर्स अपॉन एरिया। अब ये मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं अभी आप लोगों को लिखा दे रहा हूं फॉर्मूला। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है विवेक? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का तरीका यह है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में फाइंड करो, स्प्लिट करो। आगे बोलो क्या आएगा? m1 l minus 1 t minus 2। गुड, m1 l minus 1 t minus 2।
बेटा आया? एक ही का आया है अभी, शाश्वत का, शिवांगी का आ गया है। क्या नाम बेटा? वंशिका और शिवांगी दोनों का आ गया है, शाश्वत का भी आ गया है और खुशी का भी आ गया है, आशी आ गया है। आपका क्या नाम है? साक्षी का आ गया है। इधर किसी का और क्या रहा है? गुड। क्या नाम है आपका? खेम, खेम प्रकाश का आ गया है। और चलो बना लेते हैं बेटा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखो हमको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? प्रेशर का। अब प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। होगा कि नहीं? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, इससे क्या मिल जाएगा? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स अपॉन एरिया की। क्लियर है क्या? तो चलो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, m1 L1 T - 2 निकाल लिया। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। एरिया को मुझे किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है। और लेंथ के स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा? L की पावर 2। क्या लिखूंगा? L की पावर 2। यही तो होगा ना। लेंथ का सिंबल क्या है? डायमेंशनल सिंबल L। तो लेंथ का स्क्वायर है तो L का भी क्या होगा? स्क्वायर। समझ में आ रही है? तो एक पावर कैंसल होगा, इधर एक पावर 1 बचा, ऊपर जाके क्या होगा? -1 हो जाएगा m1 L -1 T -2। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया? क्यों नहीं बन रहा था बेटा? बन गया था पहले ही। अथर दिमाग नहीं चला? अभी क्लियर हुआ? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है क्या? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया ऑलरेडी, m1 L1 T -2। एरिया को मैं क्या लिखूंगा? बोलो जल्दी से। एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ का स्क्वायर या फिर मीटर का स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसका सिंबल क्या होता है? L स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या लिखा? L। क्लियर है पॉइंट? और लास्ट क्लास में मैंने प्रेशर का यूनिट भी बताया था आप लोगों को निकालना। प्रेशर का यूनिट से भी निकाल सकते थे। प्रेशर का यूनिट क्या निकाले थे अपन? याद करो, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में एरिया। एरिया के लिए क्या लिखूंगा? मीटर स्क्वायर। ये मीटर की पावर 1 है तो एक कैंसल हो गया, नीचे में पावर 1 बचा, तो क्या लिख सकता हूं? केजी पर मीटर, पर के वर्ड क्या यूज कर रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में, पर सेकेंड स्क्वायर। यही आएगा? याद आ रहा है? हमने ये यूनिट लिखा था, तो यहां से यूनिट पता चलता है, इससे भी तो आप निकाल सकते हो ना डायमेंशनल फॉर्मूला। केजी किसके लिए बोलो? मास के लिए। केजी का पावर 1 है इसलिए मास का भी पावर 1 अपॉन मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। लेंथ का पावर 1 है इसलिए लेंथ का पावर 1 टाइम का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो ये हो जाएगा m1 L1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 T स्क्वायर, ऊपर जाके T -2। हो गया आंसर। ठीक है? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आयशा बनना था क्या? समझ में आया अभी बेटा? इसको घर जाके आपको अच्छे से फिर से बनाना है, ठीक है ना? इसको बनाओगे, रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा। और फिजिक्स में कई बार ऐसा होगा कि किसी क्लास में हो सकता है आपको कोई टॉपिक टफ जाए, ठीक है? तो आपको घर जाके उसको रिवाइज करना है।
टफ जाएगा तो छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, पढ़ोगे ना उसको। तो घर जाके रिवाइज करो तो काफी चीजें क्लियर होगी। और नहीं समझ में आएगा, कुछ बच जाएगा डाउट तो क्लास में पूछ सकते हो, अगली क्लास में, ठीक है ना। अभी तक में सब क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। Find dimensional formula of charge. Find dimensional formula of charge. अब है ना, थोड़ा बहुत आपको 9-10 में पढ़े हो तो चार्ज का फॉर्मूला करंट से आप लोग रिलेट कर सकते हो। क्या आ रहा है? A1 T1 आ रहा है? चलो बेटा एकदम इजी है, A1 T1 आएगा, A1 T1, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे, हमको चार्ज का कोई ना कोई रिलेशन पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ। किसके साथ? फंडामेंटल क्वांटिटीज के। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, पता होता है इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। या तो आपको चार्ज की यूनिट पता हो, है ना, या तो आपको उसका कुछ रिलेशन पता हो, कुछ फॉर्मूला पता हो। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? तो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की? उसमें एम्पियर सेकेंड। क्या होती है? एम्पियर होती है कि नहीं? क्योंकि चार्ज किससे मिलके बना है? बाय मल्टीपल ऑफ करंट एंड टाइम। तो आप बोल सकते हो कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपको और फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गई। तो करंट का पावर 1 है, इसलिए आई का भी पावर 1, आई लिख लो या ए लिख लो। टाइम का पावर 1 है, इसलिए टी का भी पावर 1। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज? दिस इज I1 T1। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? लिख लो इसको। तो आपको या तो यूनिट पता होना चाहिए या तो कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, उस रिलेशन से भी आप निकाल सकते हो। ठीक हुआ? अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Find dimensional formula of kinetic energy. M1, L2 और T minus 2। गुड। M1 L2 T minus 2। ठीक है, शाश्वत का आ गया है, आदि का आ गया है, अथर M1 L2 T minus 2 आ गया। अथर का क्या नाम बेटा आपका?
श्वेता का आगे गुड, और प्रणव का आगे गुड, आगे आशिका आगे, साक्षी का आगे, शिवांगी आगे गुड, क्या नाम है आपका? प्रिंसी का आगे गुड, श्रिया आगे गुड, क्या नाम बेटा? वंशिका। चलो बना लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी या तो उसकी यूनिट पता हो आपको, जूल से उस समझ नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को हमको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना चाहिए। फॉर्मूले में क्या क्या देखो, हाफ mv²। अगेन हाफ इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बोलो क्लियर है क्या? ये तो एक सिंपली नंबर है, तो ये हाफ की कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा दो, ठीक है। बचा क्या? mv²। बचा क्या? mv²। क्योंकि अल्टीमेटली हम डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या इंक्लूड करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाफ इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, हाफ इज सिंपली अ नंबर। बोलो क्लियर है? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर mv² भी होता ना तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता? सेम। भले यहाँ हाफ नहीं भी होता, क्योंकि m और v² यहाँ भी और m और v² यहाँ भी है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी में है ना फॉर्मूला तो हाफ mv² है, तो हाफ को हटाओ, बचा क्या? m एंड v²। तो m होता है, चलो अभी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मास के लिए मैं क्या लिखूंगा? kg। स्पीड के लिए मीटर अपॉन सेकेंड, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर होगा अपॉन में सेकेंड का भी स्क्वायर होगा। आएगा आगे? क्लियर है? सो दिस इज, है ना, ये हमने कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, और मुझे पता है अब मुझे इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। मुझे पता है केजी किसके लिए यूज किया जाता है? मास के लिए। केजी का पावर 1 है, इसलिए मास का पावर 1। मीटर लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर, अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर है इसलिए टी का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? m1 n2 t - 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया है? हाथ उठा सकते हैं। सबका मेजॉरिटी का बन गया था, है ना? घर जाके क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, आज की क्लास को पूरी रिवाइज करेंगे आप लोग, ठीक है? चलो अभी ऑफ कर रहे हैं, और अभी जिसको डाउट होगा वो क्लास में ऑफिस में आके पूछ सकते हो, ठीक है?